हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने इंडियन इकोनॉमी की बुक सीरीज शुरू की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारे 16 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 17 है। इसमें हम देखेंगे कि मुद्रास्फीति या इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है, यानी कि पॉजिटिव मेजर क्या होते हैं और निगेटिव क्या होते हैं। क्लियर? तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, अर्थात मुद्रास्फीति के प्रभाव। कभी भी हम किसी भी टॉपिक में जब प्रभाव की बात करते हैं तो वास्तव में उसमें दो प्रकार के प्रभाव होते हैं, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। ऐसा ही प्रभाव मुद्रास्फीति के संदर्भ में देखा जाता है कि सकारात्मक प्रभाव कौन से हैं और नकारात्मक प्रभाव कौन से हैं। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, इनको एक एक करके अध्ययन करेंगे। और आपको एक बात बता दें कि यूपीएससी में सबसे ज़्यादा बार अगर प्रश्न पूछा गया है इन्फ्लेशन को लेकर, तो वो सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों पर ही पूछे गए हैं। तो इसीलिए आप इनको काफ़ी कॉन्सेप्चुअल होकर सुने, क्योंकि इनसे प्रश्न बन सकता है। और पिछले कई वर्षों से यूपीएससी ने मुद्रास्फीति पर प्रश्न नहीं पूछे हैं, तो उम्मीद है कि इस वर्ष के प्रीलिम्स में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप अपने उन दो नंबर्स को सेव कर लीजिए। तो देखते हैं सकारात्मक प्रभाव क्या है। सकारात्मक प्रभाव मतलब ऋणी पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऋणी पर प्रभाव का मतलब क्या होता है? ऋणी का मतलब ये होता है कि ऋण लेने वाला, अर्थात जो कर्ज लेता है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और ऋणदाता जो कर्ज देता है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब आप सोचिए, इसको बस थिंकिंग करते हैं। थिंकिंग ऐसे करते हैं कि मान लीजिए आपने एक साहूकार से 1,000 रुपये लिए उधार। ठीक है, कितने परसेंट इंटरेस्ट रेट पर? 10% इंटरेस्ट रेट पर। यानी कि आप प्रति महीने उसको 1,100 रुपये के हिसाब से उसको आपको पे करना है, ठीक, अगले महीने। अब क्या हुआ कि जब आपने इन महोदय से 1,000 रुपये ले लिए, ठीक, तो अचानक से महंगाई बढ़ गई। महंगाई इतनी बढ़ गई कि जो आप प्रोडक्ट 1,000 रुपये का खरीदने जा रहे हो, वो प्रोडक्ट क्या हुआ कि 1,000 रुपये का आपने खरीद तो लिया वहाँ से, उसके दाम हो गए 3 दिन बाद 3,000 रुपये। ठीक, अब आप बताइए आपको देना कितना है साहूकार को? 1,100 रुपये। आपको इनकम कितनी हो गई उस 1,000 में? 3,000 रुपये, अर्थात आपको 2,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब आप बताइए, क्या साहूकार आपको फ़ोन करके कहेगा कि भाई साहब हम ऐसा करते हैं ना, 5 दिन बाद अपनी इंटरेस्ट रेट बदल लेते हैं? तो ऐसा नहीं हो सकता। जिस इंटरेस्ट रेट पे उसने दिया 1 महीने के लिए, उसमें आपको उतना ही पे करना है। हाँ, अगले महीने की बात अलग है। अर्थात ऋणी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इसका मुद्रास्फीति का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, अर्थात ऋणी को लाभ होता है और जबकि ऋणदाता जो होता है वो नुकसान में होता है। क्लियर? आप समझ गए। दूसरा है निवेशकर्ता पे प्रभाव। निवेशकर्ता पे बेसिकली दो तरह का प्रभाव पड़ता है। निवेशकर्ता का मतलब आपने कोई कंपनी इस्टेब्लिश की, कोई कंपनी नई लगाई, ठीक, तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इसको समझते हैं कोविड-19 की सिचुएशन से। तो पहले देखिए आप, क्या है कि निवेशकर्ता भी दो तरह के, एक वो जिन्होंने सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किया है, दूसरे वो जिन्होंने निजी क्षेत्र में निवेश किया है। सरकारी प्रतिभूतियों का मतलब आप याद करिए, हमने पढ़ा था OMO, और हमने पढ़ा था ट्रेजरी बिल और डेटेड सिक्योरिटीज़ बिल, पढ़ा था ना। तो अब किसी ने इसमें अगर इन्वेस्ट किया है तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि हम आपको इतने परसेंट का लो इंटरेस्ट 2 महीने में या 3 साल में पे करेंगे। ठीक है, तो उसको इतना फिक्स ही मिलेगा। अब किसी ने निजी क्षेत्र में अगर निवेश किया है तो उसका फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा होगा। जैसे आपने काफ़ी सारे इंसिडेंट सुने होंगे कि जब कोविड-19 के टाइम पीरियड था, तो कई सारी कंपनियों ने या कई सारे लोगों ने अपने घर में, चाहे वो सिलाई केंद्र के लोग हों या कोई भी हो, उन्होंने मास्क बनाने का काम शुरू कर दिया। अब मास्क उस समय 300 रुपये 400 रुपये ऐसे बिक रहे थे। उन्होंने 100 रुपये में मास्क बेचने शुरू कर दिए, 50 रुपये में बेचने शुरू कर दिए। कपड़ा कितना था? छोटा सा, उसमें 20 रुपये का भी कपड़ा नहीं लगता था, बट प्रॉफिट हो रहा था ना। तो ये चीज़ थी कि महंगाई पर क्या होता है, निवेशकर्ता पे सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और जो सरकारी प्रतिभूतियों पे करते हैं उन्हें नुकसान होता है। जैसे आप देखिए कि सरकारी प्रतिभूति में निवेश करना मुद्रास्फीति के समय खतरनाक होता है, क्योंकि सरकार तो फिक्स ब्याज देती है और लाभ भी कम मिलता है और हानि का सौदा होता है। ठीक, मतलब वैसे हानि का सौदा नहीं होता है, मुद्रास्फीति के संदर्भ में हानि का सौदा होता है। क्लियर भाई? आप ये सोचो, अगर गोल्ड के प्राइस
10 ग्राम गोल्ड अगर 40 रुपये में था आज से 10 दिन पहले, और अचानक से वो गोल्ड 90,000 रुपये प्रति 10 ग्राम हो जाए, और आपने बैंक की जगह अगर गोल्ड ही खरीद के रख लिया होता तो आपको फ़ायदा ना मिलता, ये चीज़। फिर दूसरा है कि जबकि निजी कंपनी में निवेश करना लाभ का सौदा होता है, लाभांश इससे बढ़ता है और शेयरों की कीमत बढ़ती है। लाभांश का मतलब वही कि जो पहले आपको लाभ कम मिलता था, अब वो लाभ आपको काफ़ी ज़्यादा मिलता है। क्लियर? यानी कि इसका जो प्रभाव होता है वो द्विदिशीय होता है या द्विप्रभाव होता है, सकारात्मक भी होता है, नकारात्मक भी होता है। अब आता है उद्यमियों पर प्रभाव। तो अब इसको कोविड-19 से सोचो ना, जब भाव बढ़ेंगे तो मुनाफा बढ़ेगा, इससे उद्यमी को लाभ होगा। आपने देखा होगा कई सारे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स की उनकी इनकम कितनी बढ़ गई। आपने देखा होगा कई सारे छोटे छोटे दुकानदारों ने कितने बड़े महंगे महंगे भाव पे वस्तुओं को बेचा, तो उनको फ़ायदा हुआ ना। साथ ही जहाँ से माल बनकर आ रहा था वो भी महंगा बेच रहे थे, क्योंकि ये उत्पादक वर्ग में आता है तो लाभ तो भी वो भी लाभ में रहता है। क्लियर? तो आप समझ गए कि उद्यमियों को भी प्रभाव पड़ेगा और जो उससे नीचे के लोग हैं उनको भी प्रभाव पड़ेगा। हाँ, जिन लोगों ने वस्तुएं खरीदी हैं वो नुकसान में रहते हैं। फिर आता है कृषकों पर प्रभाव क्या पड़ेगा, क्योंकि कृषक भी एक उत्पादक समूह में आता है, और जब वस्तु एवं सेवाओं की कीमत बढ़ेगी तो कृषक को भी लाभ होगा। अब ये कैसे लाभ होगा आप बताइए। कि जब कोविड-19 की टाइम पीरियड थी तो किसान जो अपना गेहूँ 18 रुपये 19 रुपये में बेचते थे, उनको जब पता चला कि फैक्ट्री वाले अपने आटे का दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लिए हैं, यानी कि 40 रुपये तक कर दिए हैं, तो किसानों ने भी अपना गेहूँ का भाव बढ़ा दिया, 25 रुपये 30 रुपये कर दिया। तो जो उनका गेहूँ 16 रुपये 18 रुपये बिक जाना चाहिए था वो 25 रुपये में बिका, अर्थात कच्चे माल का प्रोडक्शन के कारण इनको भी फ़ायदा हुआ। क्लियर? तो आप समझ गए कि फ़ायदा कैसे हो रहा। फिर है रोजगार पर प्रभाव। आप बताओ, जब निवेश बढ़ेगा तो नई कंपनियां स्टेब्लिश होंगी, नई कंपनियों में लोगों को रोजगार मिलेगा। क्लियर? इसीलिए कहा जाता है मुद्रास्फीति कई बार अच्छी भी होती है। रोजगार बढ़ेंगे, सकारात्मक प्रभाव है, क्योंकि इससे निवेश बढ़ता है जिससे रोजगार के अवसर जनित होते हैं। क्लियर? फिर है मुद्रास्फीति व बेरोजगारी पर फिलिप वक्र है। आपको बस इतना याद रखना है। देखिए, कई बार क्या होता है ना, कई सारे स्टूडेंट्स को फिलिप वक्र के बारे में इतना डिटेल एनालिसिस करा दिया जाता है जितना कि इकोनॉमी के ऑप्शनल वाले को कराया जाता है, और आपको इंटरेस्ट आता है कि अरे 1 घंटे में हमने फिलिप वक्र पढ़ा। इतना नहीं पढ़ना है आपको, बस ये देखना है कि यूपीएससी आपसे प्रश्न कैसे पूछेगी। प्रीलिम में इतना ही पूछेगी कि फिलिप वक्र किससे संबंधित है। मेंस में बहुत ज़्यादा अगर आपसे पूछेगी तो ये पूछेगी कि मुद्रास्फीति के मापन के लिए फिलिप वक्र से आप क्या समझते हैं, मुद्रास्फीति के प्रभावों का मूल्यांकन करें। बस, तो फिलिप वक्र को आप 2 लाइन में डिस्क्राइब कर सकते हो। इतना आपको डायग्राम ये सारी चीज़ें पढ़ने से क्या फ़ायदा, टाइम क्यों वेस्ट करते हो भाई। वो पढ़ो जो इम्पोर्टेंट है। इसीलिए कहा जाता है कि यूपीएससी में बहुत कम लोग हैं जो आपको बता पाएँ क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। क्लियर? तो आपने ये देख लिया। फिर है कि इनका क्या कहना था, ये कहते हैं कि जो महंगाई होती है ना वो बेरोजगारी के व्युत्क्रमानुपाती होती। कई बार स्टूडेंट्स इस वर्ड व्युत्क्रमानुपाती और अनुक्रमानुपाती के मर्म को नहीं समझ पाते, क्योंकि हो सकता है आपका मैथ का बैकग्राउंड ना हो। व्युत्क्रमानुपाती और अनुक्रमानुपाती का मतलब ये होता है कि जैसे अगर महंगाई बढ़ेगी तो बेरोजगारी कम होगी। क्लियर? या बेरोजगारी बढ़ेगी तो क्या होगा कि महंगाई सॉरी, अगर बेरोजगारी बढ़ेगी तो आप उल्टा मैं बोल दे रहा हूँ मैं बोलना चाहिए कि महंगाई अगर ज़्यादा होगी तो बेरोजगारी कम होगी। क्लियर? और अगर बेरोजगारी ज़्यादा होगी तो महंगाई अपने आप बढ़ेगी। क्लियर? ये चीज़ें मानी जाती है कि मान लो बेरोजगारी अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, लोग चीज़ों को परचेज़ नहीं कर पाएंगे, जिससे महंगाई, उनको वो वस्तु महंगी फील होगी। क्लियर? तो बस इतना ज़्यादा आपको देखना है और इसमें कुछ भी आपको अध्ययन नहीं करना। फिर आता है कि बैंक व बीमा कंपनियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप इनका भी देखो कि जब आप निवेश करते हो, कोई कंपनी लगाते हो, तो आप बैंक से लोन लेते हो। जब बैंक से लोन लोगे महंगाई के टाइम पे, तो बैंक के इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा लेंगी। जब वो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लेंगी तो आप क्या करोगे, उनको इंटरेस्ट रेट पे करोगे, वो प्रॉफिट में रहेंगी। अब आपने लोन तो ले लिया, साथ ही आपने कंपनी भी इन्वेस्ट कर ली। अब आपको ये डर लगेगा कि कहीं सीरम इंस्टीट्यूट की तरह हमारे यहाँ भी आग ना लग जाए, तो आप क्या करोगे, अपनी उस पूरी कंपनी का बीमा करा दोगे, तो बीमा वालों को भी फ़ायदा होगा। यानी कि चाहे बैंक हो चाहे बीमा हो, इन दोनों को प्रॉफिट होता है। क्यों? क्योंकि जब निवेश बढ़ता है तो लोग ऋण ज़्यादा लेते हैं,
बैंकों के कामकाज बढ़ते हैं, उनका प्रॉफिट होता है और लाभ मिलता है। ऋण का मतलब रिस्क होता है, और ऋण में जब रिस्क को कम करना हो तो हम बीमा कराते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बीमा के टॉपिक में चीज़ पढ़ाई कि बीमा हम कराते क्यों हैं, यानी कि इसका व्यवसाय भी बढ़ता है और लाभ मिलता है। क्लियर। अब कर पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो आप सीधी सी बात बताओ, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, नए उद्योग लगेंगे, नई एक्टिविटीज़ होंगी, तो आप बताइए भारत सरकार को आप पैसा नहीं पे करोगे, टैक्स में करोगे, क्योंकि आप अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कराओगे, जीएसटी पे करोगे। तो इससे सरकार को टैक्स की बढ़ोतरी होगी, नए नए सरकार टैक्स लगा देगी, जिससे कलेक्शन भी बढ़ जाएगा, यानी कि सरकार को भी सकारात्मक प्रभाव होगा। आप देख रहे हो ना कि मुद्रास्फीति के सकारात्मक प्रभाव कैसे पड़ रहे हैं, उद्यमियों पर क्या पड़ रहा, ऋणी पर क्या पड़ रहा, बैंक बीमा पर क्या पड़ रहा, निवेशकर्ता पे क्या पड़ रहा, किसानों पर क्या पड़ रहा, उद्योगपतियों पर क्या पड़ रहा, हमने देख लिया ये सकारात्मक प्रभाव। अब हम ये देखेंगे कि वास्तव में नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ते हैं। तो नकारात्मक प्रभाव के संदर्भ में वही बात, अब वहाँ से ही पॉइंट एक एक निकलेंगे कि ऋणदाता पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑलरेडी हमने पढ़ लिया कि ऋणदाता घाटे में रहता है, क्योंकि उसकी तो इंटरेस्ट रेट फिक्स रहती है, उसमें तो कोई बढ़ोतरी नहीं होती, यानी कि उसकी मुद्रा की कीमत अपने आप कम हो जाती है। क्लियर। फिर आता है मध्यम वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि सबसे ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव इसी पर पड़ता है। आप याद करो कोविड 19 के टाइम पीरियड पर सबसे ज़्यादा लॉस में कौन रहा, मध्यम वर्ग। क्यों, क्योंकि वो ना तो अमीर है और ना ही वो गरीब है। उसकी बेचारे की जो सेविंग है, रोज़ का खाना, रोज़ का कमाना, रिक्शा वाले हों, ऑटो वाले हों, या जिनकी जॉब है या जिनकी जॉब प्राइवेट है, अब उनको क्या लगता है कि एक महीने के बाद हमें 15,000 20,000 मिलेंगे, उसी से हम गुजारा करेंगे। और वो जो पैसे मिलते थे 15,000 20,000 रुपये, उसमें से वो अपना 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये उनकी वाइफ सेविंग करके रख लेती थी। कहीं अगर कोई जीवन में कोई विपदा आई या बेटी की शादी करनी हुई तो वहाँ हम इन्वेस्ट कर लेंगे। लेकिन लॉकडाउन के टाइम पीरियड पे क्या हुआ कि इनको उद्योग धंधे बंद कर दिए गए, साथ ही इन्हें किसी प्रकार की नौकरी नहीं मिली। तो क्या हुआ कि जो सेविंग इनकी वाइफ ने रखी थी सेव करके, वो खर्च होने लगी। अब जब वो खर्च होने लगी और किसी प्रकार का इनके पास रोज़गार नहीं है, और इनको अपना स्टेटस भी मेंटेन करके रखना है, ऐसा नहीं कि कल से ठेला लगा लें, क्योंकि उम्मीद ये है कि कल हमें फिर नौकरी मिल सकती है, मोदी जी हो सकता है कि लॉकडाउन में छूट कर दें। लेकिन इसी भरोसे ये 2 से 3 महीने इतने बेरोजगार हो जाते हैं कि इनकी अपनी जो इनकम है, जो सोर्स ऑफ इनकम सेविंग्स के रूप में रखी थी, वो समाप्त हो जाती है, अर्थात इन पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। क्लियर। तो आप समझ गए, क्योंकि वो अपने स्टेटस के कारण अपनी बचतों को समाप्त करने लगते हैं और उनका भविष्य असुरक्षित हो जाता है, कारण आय के स्रोत सीमित होते हैं। मैंने बता दिया कैसे आय के स्रोत सीमित हो जाते हैं। फिर आप देखिए बचत पर क्या प्रभाव पड़ता है। आप बताइए कोविड 19 के टाइम पीरियड पर आपके पास जितनी बचत होंगी, आप अपनी सहेली को दे दी होंगी, अपने दोस्तों को दे दिया होगा कि ठीक है भाई साहब आप हमें कुछ महीने बाद दे देना। क्यों, क्योंकि उस समय वो उस प्रॉब्लम्स में थे, वो उस पेंडेमिक से उभरने की कोशिश कर रहे थे और आपने मदद की। तो इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, आपकी बचत सारी समाप्त हो जाएंगी। हालांकि उद्योगपति बचतों को निवेश में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे उन्हें बचतें कम हो जाती हैं और उनको काफ़ी प्रॉफिट भी मिलता है। मध्यम वर्ग भी बचतें अपनी कम कर देते हैं। फिर आता है भुगतान संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है। भुगतान संतुलन का मतलब क्या है, पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। भुगतान संतुलन का बेसिक मतलब ये है कि आप किसी एक देश से ट्रेड करते हो, ठीक है। मान लीजिए आप अमेरिका से हार्ले डेविडसन बाइक मंगाते हो और अपने यहाँ से आप उनके यहाँ रॉयल एनफील्ड बेचते हो, ठीक। अब क्या हुआ कि अमेरिका से आपके यहाँ हार्ले डेविडसन बाइक आ गई 2,000 रुपये की, ठीक। और आप केवल अमेरिका में 1,000 रुपये की अपनी रॉयल एनफील्ड बेच आए, ठीक। तो आप बताइए सबसे ज़्यादा किसका पैसा आया, अमेरिका का, यानी कि अमेरिका 1,000 रुपये आपसे प्रॉफिट में रहा। क्लियर। अर्थात आपका जो आयात है वो काफ़ी ज़्यादा है अपेक्षाकृत निर्यात के, और आयात और निर्यात के मध्य जो ये असंतुलन है, इसे ही हम कहते हैं भुगतान संतुलन। अर्थात आपको एक्स्ट्रा कितने भुगतान करने पड़े अमेरिका को, 1,000 रुपये। 1,000 का तो पट्टी पुट्टा हो गया, मतलब 1,000 का बराबरी हो गई दोनों के बीच में, ठीक है। यहाँ चलो 1,000 हमारा 1,000 तुम्हारा माइनस, लेकिन एक्स्ट्रा कितना हुआ 2,000,
ठीक है, यानी कि 1,000 रुपये आपके एक्स्ट्रा और लग गए। जैसे आप जब होटल रेस्टोरेंट में जाते हो तो क्या करते हो, अगर पैसे आए कि हाँ 500 रुपये का बिल बना है और 4 फ्रेंड हो तो आपने 100 100 रुपये तो दे दिए, लेकिन जो अगला 100 रुपये वो कौन देगा, तो उसी को भुगतान संतुलन कहते हैं। ठीक, तो समझ गए कि भुगतान संतुलन का सामान्य अर्थ है देनदारियां, यानी किसी एक देश का शेष विश्व के साथ व्यापार को भुगतान संतुलन कहा जाता है। 70 का लाए 100 का बेचे, यानी कि 30 का मुनाफा। यही चीज़ उल्टी हो सकती है कि हमारी 2,000 की वहाँ चली जाए और उनके यहाँ से 1,000 की आ जाए। अब इस पर नकारात्मक प्रभाव क्यों पड़ता है, क्योंकि जब महंगाई बढ़ रही होती है तो सरकार क्या करती है, आयात बढ़ाती है और आपका पैसा ज़्यादा विदेशों में चला जाएगा। आपने देखा होगा जब कोविड-19 के टाइम पीरियड पे हमने क्या किया था, पीपीई किट्स या मास्क या फिर अन्य चीज़ें या फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स की जो दवाएं हैं, जो रॉ मटेरियल है, उसको अदर कंट्रीज से इंपोर्ट किया था। और जब हम इंपोर्ट कर रहे थे तो हमारी जो आप फॉरेन रिजर्व है वो कम होता जा रहा था, समझ गए, अर्थात हमारी सेविंग कम होती जा रही थी। तो वो चीज़, इस पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ ही सरकार की परियोजनाओं का खर्च ज़्यादा बढ़ता है, जिससे सरकार ऋण लेगी। अब आप सोचो, कोवैक्सीन का प्रोग्राम चल रहा है तो सरकार इसमें क्या करेगी, आपको फ्री में अगर प्रोवाइड करा रही है तो सरकार अपने पास से पैसा दे रही है, अर्थात सरकार अपनी बचतों को खर्च कर रही है। क्लियर, इससे सरकार ऋण भी ले सकती है वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, यानी कि इस पर भी नकारात्मक प्रभाव होता है सरकार पर। फिर आता है सार्वजनिक ऋण पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब आप में से पहले ये बताओ कि सार्वजनिक ऋण का क्या मतलब। सार्वजनिक ऋण का आपने मतलब पढ़ा था कि भारत सरकार ऋण जो लेती है लोगों से उसको कहते हैं सार्वजनिक ऋण। क्लियर, अब आप बताइए, जब महंगाई बढ़ रही होगी, मुद्रास्फीति ज़्यादा होगी, तो उस समय सरकार जब ऋण लेगी तो कम लेगी कि ज़्यादा लेगी, लोगों से ज़्यादा लेगी। क्यों, क्योंकि सरकार को पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो सरकार जब ज़्यादा से ज़्यादा ऋण लेगी सरकारी परियोजनाओं को चलाने के लिए, तो उसे महंगाई भत्ता भी देना पड़ेगा, मतलब अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ानी पड़ेगी ओएमओ के माध्यम से। भाई लोगों ने कहा कि भाई साहब आप अगर इतने % दोगे तो ही हम आपको देंगे, नहीं तो हम इससे अच्छा बैंकों को ना दे दें, हम इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट ना कर दें। तो सरकार भी कहेगी ठीक है भाई, आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा लो। क्लियर, तो इससे महंगाई भत्ता भी देना पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। महंगाई भत्ता का ये भी मतलब होता है कि जो लोग सर्विस में जॉब करते हैं, गवर्नमेंट सर्विस में, तो सरकार उनको एक्स्ट्रा बोनस प्रोवाइड कराती है, तो ये भी महंगाई भत्ता का मतलब है। फिर आता है नैतिकता पर प्रभाव। आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा क्राइम कोविड-19 के टाइम पीरियड पर हुए, चाहे घरों में वायलेंस हुआ हो, चाहे किसी और चीज़ को लेकर हो। ऐसा क्यों, क्योंकि और आप देखना एक चीज़ और, कि जब महंगाई चीज़ें बढ़ रही थी तो काफ़ी लोकल प्रोडक्ट्स आ रहे थे मार्केट में। पहले आप आशीर्वाद का आटा खाते थे और अगर आशीर्वाद का नहीं मिला तो आपको कोई लोकल चक्की, सम्राट आटा चक्की का आटा खाना पड़ा। समझ गए, तो क्या हुआ कि काफ़ी बार मिलावटी सामानों को आपको लेना पड़ा। आपके प्रोडक्ट्स जो आप यूज करते थे वो आपको नहीं मिल रहे थे। कई बार आप हेयर सैलून या ब्यूटी पार्लर में जब जाती हो तो आपकी जो फेमस दुकान है वहाँ पर आप ब्यूटी पार्लर में नहीं गए, या आपने वहाँ पे हेयर कट नहीं कराया, घर पे ही काट लिए। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इससे नैतिकता का भी पतन होता है, मिलावटखोरी में बढ़ोतरी होती है, जमाखोरी होती है, दान में कमी आती। देखोगे मंदिर मस्जिद में लोगों ने दान करना बंद कर दिया था। ये सारी चीज़ें सामने आती हैं जब महंगाई बढ़ती है। फिर आता है अनिश्चितता। जब महंगाई रहती है तब अनिश्चितता रहती है। अनिश्चितता का मतलब कि पता नहीं कब किस सेक्टर में बूम आ जाए और कौन सा सेक्टर गिर जाए। बूम का मतलब एक स्थिति देखो, एक समय था कि वही मास्क 300, 400, 450 ऐसे बिक रहा था, और अब स्थिति क्या हो गई, 20 रुपए में 3 मास्क ले लो, 100 रुपए में 5 ले लो। ये सारी चीज़ें क्या है, पता ही नहीं चल रहा कि अब मास्क, अब सोचो जिन लोगों ने मास्क की फैक्ट्री लगाई होगी आज उनकी कंडीशन क्या हो रही होगी, उस समय क्या थी, समझ रहे हैं। या आप सैनिटाइजर को ले लो, लोग कैसे कैनों में भर भर कर सैनिटाइजर बेचते थे, इतनी एडवर्टाइज सैनिटाइजर की करते थे कि आप अगर किसी फंक्शन में भी गए हो ना और वो सैनिटाइजर वाला अगर दुकानदार है तो आपको अपना एक विजिटिंग कार्ड जरूर देगा कि सर मैं सैनिटाइजर का काम करता हूँ। क्यों, क्योंकि उनको लग रहा था इसमें प्रॉफिट है। लेकिन अब वो बूम कर गई पूरी तरीके से, अब गिर गई, तो समझ में नहीं आ रहा है कि सैनिटाइजर वाले अब क्या करें। यानी कि इस पे नकारात्मक इम्पैक्ट पड़ता है। मंदी का भी डर लगता है क्योंकि व्यापार चक्र में परिवर्तन आ सकता है। मंदी क्या होती है और ट्रेड साइकिल क्या होता है ये हम अपने अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, आप बिल्कुल भी चिंतित मत हो। मंदी का सामान्य सा मतलब ये होता है कि जब चीज़ों इतनी बाजार में आ जाए
कि लोग उसे परचेज ही ना करें। जैसे रियल सेक्टर, या आप कह सकते हो कि कोविड-19 के टाइम पर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा था? नहीं खरीद रहा था। सब सोच रहे थे बेचते ही जाओ, और एक मंदी टाइप की आ गई। क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं था कि वो प्रॉपर्टी परचेज कर सकें। क्लियर? फिर आता है आय का विषम विभाजन। आप देखोगे डॉक्टर, हॉस्पिटल्स, इन सब की इनकम में कितना ज़्यादा इजाफा हुआ, और जबकि जो मध्य वर्ग है वो कोरोना के चक्कर में अपनी इनकम को काफ़ी खपा दी उसने। ठीक है, आप अंबानी अडानी की इनकम देखो, उनकी कितनी बढ़ गई, लेकिन हम लोगों की इनकम बिल्कुल नहीं बढ़ी। यानी कि आय का विषम विभाजन भी बढ़ता है, जो कि नकारात्मक इम्पैक्ट है। क्लियर? इतनी सारी चीज़ें हमने देख ली कि सकारात्मक क्या इम्पैक्ट है और नकारात्मक क्या इम्पैक्ट है। अब बात आती है कि ठीक है भाई साहब, आपने कह दिया कि इसके पॉजिटिव हैं, इसके निगेटिव हैं, लेकिन क्या कोई मध्यम मार्ग है महात्मा बुद्ध की तरह कि मुद्रास्फीति को हम ऐसे कंट्रोल करें जो ना ज़्यादा सकारात्मक हो ना ज़्यादा नकारात्मक हो? तो लोगों ने विचार करके बताया कि हाँ भाई साहब, आप एक प्रकार की मुद्रास्फीति अपना सकते हो, और उसका उन्होंने नाम रखा लक्षित मुद्रास्फीति। लक्षित मुद्रास्फीति का क्या मतलब? कि किसी भी अर्थव्यवस्था में ऐसी मुद्रास्फीति होनी चाहिए जो उस अर्थव्यवस्था के द्वारा वहन की जा सके। वहन का मतलब क्या? कि जैसे आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम अगर इतना मजबूत है कि कोविड-19 का वायरस आपको अफेक्ट नहीं कर पाएगा, तो ही तो है। अब आपका अगर इम्यून सिस्टम ही कमज़ोर है तो आप काफ़ी नकारात्मक इम्पैक्ट में चले जाओगे। काफ़ी अगर आपका कम है तो आप काफ़ी ज़्यादा है तो आप सकारात्मक में चले जाओगे। तो ना ज़्यादा हो ना कम हो, नॉर्मल हो कि हाँ हम उस चीज़ से निपट सकें। समझ रहे? किसी भी ख़राब से ख़राब सिचुएशन से हम निपट सकें। तो इसी चीज़ को न्यूजीलैंड के गवर्नर ने सुझाव दिया था कि भारत सरकार व आरबीआई के मध्य समझौता 2 से 6 के मत के टारगेट के आधार पर हुआ। कहने का मतलब कि न्यूजीलैंड के गवर्नर ने कहा कि हमें लक्षित मुद्रास्फीति को अपनाना चाहिए। ठीक, भारत सरकार ने इसी चीज़ को ध्यान में रखा और आरबीआई के साथ समझौता करके डिसाइड किया कि देश की जो मुद्रास्फीति है 2 से 6 तक ही रहनी चाहिए, अर्थात 4+-2 लक्षित मुद्रास्फीति इसे माना गया कि ना तो ये 2 से ज़्यादा कम हो और ना ही ये 6 से ज़्यादा हो। क्लियर? और अगर 2 है तो मृदु मौद्रिक नीति, 6 है तो कठोर। अब आप समझ जाइए कठोर मौद्रिक नीति क्या मतलब होता है, मृदु मौद्रिक नीति का क्या मतलब, कि जिसमें सीआरआर, एसएलआर ये सारी दरें जो हों वो कम हों, और कठोर में जो है इनकी दरें ज़्यादा हों। ऑलरेडी हमने प्रीवियस पार्ट में इनको काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर लिया। फिर देखते हैं विकसित देशों में 3 से 4% तक मुद्रास्फीति होती है। क्लियर? अब इतनी सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब हम अपने अगले टॉपिक में देखेंगे, अगले पार्ट में, कि मुद्रास्फीति के इस सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव से कैसे निपटना चाहिए, अर्थात मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई कौन सी पॉलिसी अपनाती है उसे क्या कहते हैं, भारत सरकार कौन सी पॉलिसी अपनाती है उसे क्या कहते हैं। और जब आप ये टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि आरबीआई के गुणात्मक टूल्स कौन से होते हैं, मात्रात्मक टूल्स कौन से होते हैं, भारत सरकार की राजकोषीय नीति का क्या मतलब होता है। क्लियर? तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा आज का। मिलते हैं अपने नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।